कहानी की शुरुआत होती है धरती की सबसे भयानक तबाही से। साल 2014 में ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर थी। तापमान बढ़ता जा रहा था और धरती का हर कोना जल रहा था। वैज्ञानिकों ने इसे रोकने के लिए एक आखिरी हथियार आजमाया। उन्होंने एक खास रसायन को आकाश में छोड़ दिया जिसका मकसद था धरती को ठंडा करना। लेकिन यह प्रयोग एक ऐसी भूल बन गया जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। वह रसायन इतना ताकतवर था कि उसने धरती को बर्फ की चादर में लपेट दिया। आसमान से बर्फ की मोटी परतें गिरने लगीं। समुद्र जमकर पत्थर हो गए। हर तरफ सिर्फ सफेद मौत का साया छा गया। धीरे धीरे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ नष्ट होने लगा। धरती एक बंजर बर्फीली मरुभूमि में बदल गई। इस तबाही में इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी एक ट्रेन, स्नोपियर्सर। इसे बनाया था एक अरबपति इंजीनियर विल्फर्ड ने। यह ट्रेन कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। इसका इंजन कभी बंद नहीं होता था। यह एक ऐसी मशीन थी जो बिना रुके, बिना थके, विशाल पटरियों के जाल पर पूरी धरती का चक्कर लगाती थी। इस ट्रेन में इंसानों के जिंदा रहने के लिए जरूरी हर चीज थी। बिजली, पानी, खाना और एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर दुनिया। इस ट्रेन में लोगों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, जैसे कोई छोटा सा संसार हो। सबसे आगे ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बों में रहते थे अमीर लोग। ये वो लोग थे जिन्होंने मोटी रकम देकर टिकट खरीदा था। उनके लिए यह ट्रेन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्वादिष्ट खाना, शराब, शानदार बेडरूम्स और हर तरह की सुख सुविधाएं, ये लोग जो चाहें वह कर सकते थे। उनके लिए ट्रेन में हर चीज उनकी मर्जी से उपलब्ध थी। बीच के डिब्बों में रहते थे इकोनॉमी क्लास के यात्री। इनकी जिंदगी फर्स्ट क्लास वालों जितनी शानदार तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लोग ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। उनके पास खाना था, साफ पानी था और कुछ बुनियादी सुविधाएं थीं। लेकिन ट्रेन के सबसे पीछे टेल सेक्शन में रहते थे थर्ड क्लास के लोग। ये वो गरीब लोग थे जिन्हें मुफ्त में ट्रेन में चढ़ने दिया गया था, लेकिन उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर थी। इन्हें अच्छा खाना तो दूर, नहाने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। पिछले 17 सालों से ये लोग सिर्फ एक चीज खाकर जिंदा थे, एक अजीब सा प्रोटीन बार जो हर दिन गार्ड्स बांटते थे। इन लोगों की हालत इतनी खराब थी कि इन्हें बाहर का नजारा देखने का मौका तक नहीं मिलता था। ट्रेन का मालिक विल्फर्ड इंजन सेक्शन में रहता था। वहां से वह इस छोटी सी दुनिया को कंट्रोल करता था। इस ट्रेन में सब कुछ था, बिजली की चमक, पानी की सप्लाई, खाना पीना और यहाँ तक कि फर्स्ट और इकोनॉमी क्लास के बच्चों के लिए एक स्कूल भी। लेकिन ये सारी सुविधाएं सिर्फ अमीरों और मध्यम वर्ग के लिए थीं। टेल सेक्शन वालों के लिए सिर्फ अंधेरा, गंदगी और वह प्रोटीन बार था। ये ट्रेन कभी नहीं रुकती थी। ये 24 घंटे चलती रहती थी और धरती का एक पूरा चक्कर लगाने में इसे 1 साल का वक्त लगता था। हर साल जब ट्रेन एक खास ब्रिज, येकातेरिना ब्रिज से गुजरती थी, तो यह एक तरह का नया साल माना जाता था। यह ब्रिज ट्रेन के एक और साल पूरा होने का प्रतीक था। कहानी अब साल 2031 में पहुंचती है, जहां 2 गार्ड्स टेल सेक्शन में आए। इस बार उनकी मांग थी एक वायलिन वादक जो फर्स्ट क्लास के डिब्बों के लिए चाहिए था। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसने कहा कि वह और उसकी पत्नी दोनों वायलिन बजा सकते हैं, लेकिन गार्ड्स को सिर्फ एक आदमी चाहिए था। जब उसने अपनी पत्नी के बिना जाने से मना कर दिया तो गार्ड्स ने क्रूरता की हद पार कर दी। उन्होंने उसकी पत्नी का हाथ तोड़ दिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ये देखकर टेल सेक्शन में गुस्सा भड़क उठा। लोगों का सब्र जवाब दे चुका था। इसी बीच कर्टिस एवरेट और उसका दोस्त एडगर कुछ और कर रहे थे। वे प्रोटीन बार्स में छिपे हुए मैसेज की तलाश में थे। ये मैसेज कोई सामने के डिब्बों से भेजता था। टेल सेक्शन वालों की हालत इतनी खराब थी कि ये मैसेज उनकी आखिरी उम्मीद थे। तान्या, एक माँ, ने कर्टिस को बताया कि वह मैसेज जो वह ढूंढ रहा है उसके बेटे के प्रोटीन बार में है। कर्टिस ने बच्चे को बहलाकर वह बार लिया। उसने बार को तोड़ा और उसमें से एक छोटा सा कैप्सूल निकाला। कैप्सूल के अंदर एक मैसेज था, एक ऐसी चीज जो टेल सेक्शन वालों को बगावत के लिए प्रेरित करती थी। पिछले 17 सालों से ये लोग सिर्फ प्रोटीन बार खाकर जिंदा थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे अब बगावत के लिए तैयार थे। वे सामने के डिब्बों में जाना चाहते थे जहां सुख सुविधाएं थीं, जहां जिंदगी थी। लेकिन यह आसान नहीं था। पिछले 17 सालों में उन्होंने 2 बार बगावत की कोशिश की थी और दोनों बार वे नाकाम रहे थे। टेल सेक्शन के लोग कर्टिस को अपना लीडर मानते थे, लेकिन कर्टिस खुद को लीडर नहीं मानना चाहता था। वह अपने अतीत से परेशान था। उसका अतीत एक ऐसा बोझ था जो उसे लीडर बनने से रोकता था। कर्टिस ने वह मैसेज गिलियम को दिखाया। गिलियम टेल सेक्शन का सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी था। वह कर्टिस को अपना लीडर मानता था, भले ही कर्टिस इसे स्वीकार न करे। इस बार मैसेज में एक नाम था, नामगुंग मिन्सु। नामगुंग वह शख्स था जिसने ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम्स को डिजाइन किया था, लेकिन अब वह ट्रेन के जेल सेक्शन में बंद था।
टेल सेक्शन वालों का प्लान था कि वे नामगुंग को छुड़ाएंगे। उसकी मदद से वे ट्रेन के सारे दरवाजे खोलकर इंजन सेक्शन तक पहुंचेंगे। अगर वे इंजन पर कब्जा कर लें तो पूरी ट्रेन उनके कंट्रोल में होगी। इससे उनकी जिंदगी बदल सकती थी। यह उनका आखिरी मौका था। उसी रात गार्ड्स और ट्रेन की सीईओ मेसन फिर से टेल सेक्शन में आए। इस बार वे बच्चों की मांग लेकर आए थे। गार्ड्स ने बच्चों की हाइट नापनी शुरू की। तानिया और एक और आदमी एंड्रयू अपने बच्चों टिमी और एंडी को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स क्रूर थे। उन्होंने बच्चों को जबरदस्ती उठा लिया। एंड्रयू ने गुस्से में मेसन के सिर पर एक जूता फेंक दिया ताकि वह उनके बेटे को न ले जाए। मेसन बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन कुछ देर बाद वापस आई। उसने वह जूता उठाया और टेल सेक्शन वालों को ताने मारे। उसने कहा, जैसे जूते की जगह पैर में होती है और हैट की जगह सिर पर, वैसे ही तुम लोग टेल सेक्शन में हो। अपनी औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। यह सुनकर टेल सेक्शन वालों का खून खौल उठा। मेसन ने एंड्रयू को सजा देने का फैसला किया। उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि एंड्रयू का हाथ ट्रेन के बाहर रखा जाए। बाहर की ठंड इतनी खतरनाक थी कि सिर्फ 7 मिनट में उसका हाथ पूरी तरह जम गया। फिर गार्ड्स ने हथौड़े से उसका हाथ तोड़ दिया। यह एक भयानक सजा थी। टेल सेक्शन में कई लोग ऐसे थे जिनके हाथ या पैर इस तरह की सजा की वजह से कटे हुए थे। शायद उन्होंने भी कभी बगावत की कोशिश की थी या कोई ऐसी गलती की थी जिसकी सजा उन्हें इस तरह मिली। यह देखकर कर्टिस और बाकी लोग और गुस्से में आ गए। अब बगावत का समय आ चुका था। कर्टिस को एक बात पर शक था। उसे लगता था कि गार्ड्स की गनों में गोलियां नहीं हैं। पिछले 10 सालों में हुए विद्रोहों में सारी गोलियां खत्म हो चुकी थीं। चूंकि ट्रेन में नई गोलियां बनाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए कर्टिस को यकीन था कि गार्ड सिर्फ डराने के लिए खाली गनें लेकर घूमते हैं। उसने अपने शक को परखने का फैसला किया। वह एक गार्ड के पास गया, उसकी गन अपने सिर पर रखवाई और ट्रिगर दबवाया। जैसा कर्टिस को शक था, गन में कोई गोली नहीं थी। यह देखकर टेल सेक्शन वालों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने गार्ड्स पर हमला कर दिया। गार्ड्स को मार गिराया गया और विद्रोही जेल सेक्शन तक पहुंच गए। जेल सेक्शन में उन्होंने नामगुंग मिन्सू और उसकी बेटी योना को छुड़ाया। दोनों क्रोनोल नाम के ड्रग के आदी थे और स्लीप चैम्बर्स में बंद थे। ट्रेन में सजा पाने वालों को इस तरह के चैम्बर्स में सुलाकर रखा जाता था। नामगुंग ने कर्टिस से सौदा किया। वह हर दरवाजा खोलने के बदले 2 क्रोनोल ड्रग की मांग करता था। कर्टिस ने यह सौदा मान लिया। योना में एक खास बात थी। वह दरवाजों के पीछे क्या है यह भांप सकती थी। जैसे ही वे अगले सेक्शन में पहुंचे, उनके सामने खिड़कियां आईं। 17 साल बाद टेल सेक्शन वालों ने पहली बार सूरज की रोशनी देखी। बाहर का नजारा बर्फ से ढका हुआ था। गिलियम, जो टेल सेक्शन का सबसे समझदार आदमी था, यह देखकर दुखी हो गया। 17 साल बीत चुके थे, लेकिन धरती की बर्फ अभी भी नहीं पिघली थी। यह देखकर टेल सेक्शन वालों का मन और टूट गया, लेकिन उनकी बगावत की आग बुझी नहीं थी। अगले डिब्बे में वे उस जगह पहुंचे जहां प्रोटीन बार्स बनाए जाते थे। कर्टिस ने मशीन के अंदर झांका और जो देखा उससे वह सन्न रह गया। प्रोटीन बार्स कॉकरोच को पीसकर बनाए जाते थे। यह एक घिनौना रहस्य था। कर्टिस ने इसे अपने तक ही रखा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बाकी लोग इसे जानकर और टूट जाएं। उसे एक और मैसेज मिला जिसमें लिखा था वाटर। इसका मतलब था कि अब उन्हें ट्रेन के पानी की सप्लाई वाले सेक्शन पर कब्जा करना होगा। यह सेक्शन ट्रेन का सबसे अहम हिस्सा था। अगर वे इसे कंट्रोल कर लें तो उनकी बात मानी जा सकती थी। पानी की सप्लाई पर कब्जा करने का मतलब था कि वे विल्फर्ड और फर्स्ट क्लास वालों को मजबूर कर सकते थे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। जब वे अगला दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहे थे, योना ने खतरे की आशंका जताई। उसने कहा कि दरवाजे के पीछे कुछ गलत है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने ढेर सारे हथियारबंद गार्ड्स खड़े थे। यह एक जाल था। गार्ड्स ने विद्रोहियों पर हमला कर दिया। यहाँ एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तभी ट्रेन में एक अनाउंसमेंट हुई। ट्रेन येकातेरिना ब्रिज से गुजरने वाली थी, जो हर साल के चक्कर को पूरा होने का प्रतीक था। गार्ड्स हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगे, लेकिन ट्रैक पर बर्फ की एक विशाल चट्टान थी जिससे ट्रेन हिलने लगी। योना ने खाई में एक प्लेन का मलबा देखा जो पिछले साल की तुलना में अब ज्यादा साफ दिख रहा था। इसका मतलब था कि बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। यह एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन अभी विद्रोहियों के सामने जिंदगी और मौत की जंग थी। मिनिस्टर मेसन वहां पहुंची। उसने विद्रोहियों को ताने मारे और कहा कि उन्हें विल्फर्ड का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने उन्हें ट्रेन में जगह दी। उसने कहा कि टेल सेक्शन वाले अपनी औकात भूल रहे हैं। उन्होंने ट्रेन का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश की है और अब उन्हें इसकी सजा मिलेगी। उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि टेल सेक्शन के 54% लोगों को मार दिया जाए ताकि ट्रेन की आबादी कंट्रोल में रहे। ट्रेन अब एक लंबे टनल में घुसने वाली थी। गार्ड्स ने नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए और अंधेरे में विद्रोहियों पर हमला शुरू कर दिया। कर्टिस ने अपने साथियों को मशालें जलाने का आदेश दिया। मशालों की रोशनी में टेल सेक्शन वाले गार्ड्स से भिड़ गए। यह एक खूनी जंग थी। लड़ाई के दौरान एक विद्रोही ने मेसन के एक कमांडर को पकड़ लिया, लेकिन मेसन ने उसे बलि चढ़ा दिया। उसने अपने कमांडर की जान की परवाह नहीं की।
एक गार्ड ने एडगर को पकड़ लिया और कर्टिस को रुकने की धमकी दी। कर्टिस ने मेसन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक गार्ड ने एडगर को मार डाला। ये देखकर कर्टिस का दिल टूट गया। एडगर उसका दोस्त था और उसकी मौत ने कर्टिस को और गुस्से में भर दिया। आखिरकार कर्टिस ने मेसन को बंदी बना लिया। उसने गार्ड्स को रोकने का आदेश दिया। मेसन अब उनकी कैदी थी। पूछताछ में मेसन ने बताया कि बच्चे टिमी और एंडी सामने के डिब्बों में हैं। उसने कहा कि विल्फर्ड को बच्चे बहुत पसंद हैं, इसलिए उन्हें वहां ले जाया गया है। उसने यह भी बताया कि पानी की सप्लाई इंजन सेक्शन से आती है, जहां बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया जाता है। टेल सेक्शन वालों का पानी पर कब्जा करने का प्लान बेकार था, क्योंकि पानी का कंट्रोल इंजन सेक्शन में था। अपनी जान बचाने के लिए मेसन ने कर्टिस को विल्फर्ड तक ले जाने का वादा किया। कर्टिस ने उसकी बात मान ली, लेकिन गिलियम ने उसे चेतावनी दी। उसने कहा कि जब कर्टिस इंजन सेक्शन में पहुंचेगा तो विल्फर्ड उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगा। गिलियम ने कहा, उसकी जबान काट देना, क्योंकि वह बातों में फंसाने में माहिर है। कर्टिस, नामगुंग, योना, तानिया और कुछ साथी मेसन के साथ आगे बढ़े। वे फर्स्ट क्लास के डिब्बों से गुजरे, जो एकदम अलग दुनिया की तरह थे। वहां फल सब्जियों के बगीचे थे, हरे भरे पौधे, ताजे फल और रंग बिरंगी सब्जियां। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। अगले डिब्बे में एक विशाल एक्वेरियम था, जहां मछलियां तैर रही थीं। यहाँ तक कि एक सुशी बार भी था। टेल सेक्शन वालों ने पहली बार सुशी खाई। उनके लिए यह किसी सपने की तरह था। कर्टिस ने मेसन को प्रोटीन बार खाने के लिए मजबूर किया, जो कॉकरोच से बना था। मेसन ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन उसे खाना पड़ा। ये एक तरह से कर्टिस का बदला था। अगले डिब्बे में एक स्कूल था। यहाँ फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन यह कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि विल्फर्ड एक भगवान की तरह है, जिसने इंसानियत को बचाया। टेल सेक्शन वालों को गंदा, कमीना और बेकार बताया जाता था। तानिया ने अपने बेटे टिमी की तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या किसी ने उसे देखा है। एक बच्चे ने बताया कि बच्चे सामने के डिब्बों में ले जाए गए हैं। ट्रेन उस जगह से गुजर रही थी जहां पिछली बगावत में कुछ लोग ट्रेन से कूद गए थे। बाहर की ठंड में वे तुरंत जमकर मर गए थे। स्कूल की टीचर बच्चों को उनकी लाशें दिखाती थीं और कहती थीं कि ट्रेन ही उनका घर है। अगर इंजन रुका तो वे भी जम जाएंगे। यह बच्चों को डराने का तरीका था, ताकि वे कभी बगावत के बारे में न सोचें। तभी एक आदमी अंडों की टोकरी लेकर आया। उसने न्यू ईयर के मौके पर बच्चों को अंडे बांटने शुरू किए। टेल सेक्शन वालों को लगता था कि अंडे और चिकन जैसी चीजें सालों पहले खत्म हो चुकी थीं। वे अंडे देखकर हैरान थे, लेकिन अचानक वह आदमी टोकरी से मशीन गन निकालता है। उसने मेसन के गार्ड्स को छुड़ाया और विद्रोहियों पर हमला शुरू कर दिया। उसी वक्त स्कूल की टीचर भी अपनी टोकरी से गन निकालकर कर्टिस और उसके साथियों पर हमला करती है। इस हमले में कर्टिस का एक साथी मर जाता है, लेकिन कर्टिस के दूसरे साथी ने टीचर के गले में चाकू फेंककर उसे मार डाला। कर्टिस और उसके साथी सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखते हैं। वहां वे देखते हैं कि वाटर सेक्शन में फ्रैंको, गार्ड्स का लीडर, ने बाकी विद्रोहियों को मार डाला। उसने गिलियम को भी कैमरे के सामने लाकर गोली मार दी। यह देखकर कर्टिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में मेसन को मार डाला। अब सिर्फ कर्टिस, नामगुंग और योना बचे थे। वे आगे बढ़े। अब वे फर्स्ट क्लास की दुनिया में थे। यहाँ हॉस्पिटल, टेलर, ब्यूटी पार्लर और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं थीं। एक डिब्बे में अमीर लोग क्रोनोल ड्रग के नशे में पार्टी कर रहे थे। नामगुंग और योना ने वहां से ढेर सारा क्रोनोल इकट्ठा किया। ये ड्रग उनके लिए बाद में काम आने वाला था। जब वे इंजन सेक्शन के पास पहुंचे, कर्टिस का गुस्सा फट पड़ा। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। नामगुंग ने उसे शांत किया और अपनी आखिरी सिगरेट दी। कर्टिस ने उसे अपने अतीत की दर्दनाक कहानी सुनाई। 18 साल पहले जब धरती जमने लगी थी, टेल सेक्शन में हजारों लोग ठूंस दिए गए थे। 1 महीने तक न खाना मिला न पानी। भूख ने लोगों को पागल कर दिया था। वे एक दूसरे को काट कर खाने लगे थे। कर्टिस ने भी ऐसा किया। उसने एक औरत को मारकर उसका बच्चा छीना, जिसे वह खाने वाला था, लेकिन गिलियम ने उसका चाकू छीन लिया और अपना हाथ काट कर लोगों को खाने के लिए दे दिया। उस बच्चे का नाम था एडगर। गिलियम की इस कुर्बानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने भी अपने अंग काट कर दूसरों को दी। कर्टिस को इस बात का गहरा अफसोस था। वह खुद से नफरत करता था, क्योंकि भूख ने उसे इंसानियत भुला दी थी। कुछ महीनों बाद विल्फर्ड के गार्ड्स प्रोटीन बार लेकर आए और तब से टेल सेक्शन वाले उसी पर जिंदा थे। नामगुंग ने कर्टिस की कहानी सुनी। उसने कहा कि उनकी कहानी दुखद है, लेकिन अब इंजन पर कब्जा करने का कोई फायदा नहीं। उसने सुझाव दिया कि उन्हें ट्रेन का बाहर का दरवाजा खोलना चाहिए। उसने बताया कि वह क्रोनोल इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि इसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने पर यह बम की तरह फट सकता है। उसने कहा कि येकातेरिना ब्रिज पर हर साल वह खाई में प्लेन का मलबा देखता था। पहले सिर्फ उसका एक हिस्सा दिखता था, लेकिन अब वह पूरा दिखने लगा है। इसका मतलब था कि बर्फ पिघल रही है और बाहर अब जिया जा सकता है। लेकिन कर्टिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि क्रोनोल के नशे ने नामगुंग का दिमाग खराब कर दिया है।
तभी विल्फर्ड की सेक्रेटरी वहां आई। उसने नामगुंग को गोली मार दी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर वह कर्टिस को इंजन सेक्शन में ले गई। वहां विल्फर्ड ने कर्टिस का स्वागत किया। उसने बताया कि वही मैसेज भेजता था। हर 5-10 साल में बगावत करवाना उसका और गिलियम का समझौता था, ताकि ट्रेन की आबादी कंट्रोल में रहे। इस बार गिलियम ने विद्रोह को नहीं रोका, इसलिए उसे मारना पड़ा। विल्फर्ड ने कर्टिस को इंजन दिखाया। उसने कहा कि वह अब बूढ़ा हो चुका है, वह ट्रेन को अकेले नहीं संभाल सकता। उसने कर्टिस को अपनी जगह ऑफर की। उसने फ्रैंको को आदेश दिया कि टेल सेक्शन के सिर्फ 18 लोगों को छोड़कर बाकी सबको मार दिया जाए, क्योंकि ट्रेन को 18 साल पूरे हो चुके थे। कर्टिस ने सुना जब फ्रैंको ने टेल सेक्शन के 64% लोगों को मार डाला। विल्फर्ड ने बताया कि ट्रेन में संसाधन कम है और आबादी बढ़ती रहती है, इसीलिए उन्हें इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। इधर नामगुंग और योना होश में आए। उन्हें फर्स्ट क्लास के लोग और फ्रैंको मारने आए थे। योना ने इंजन का गेट खोला, विल्फर्ड के असिस्टेंट को मार दिया और क्रोनोल को ट्रेन के बाहर के दरवाजे पर लगा दिया। वह कर्टिस के पास माचिस मांगने गई। योना को लगा कि इंजन के फ्लोर के नीचे कुछ है। कर्टिस ने उसकी मदद की और जब उन्होंने फ्लोर खोला तो देखा कि टिमी और एंडी वहां खतरनाक हालत में इंजन के पुर्जों में काम कर रहे थे। यह देखकर कर्टिस का गुस्सा फट पड़ा। उसने विल्फर्ड को एक जोरदार मुक्का मारा और उसे गिरा दिया। फिर उसने योना को माचिस दी। कर्टिस ने टिमी को बाहर निकाला और योना ने क्रोनोल में आग लगा दी। इसके बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। विस्फोट इतना ताकतवर था कि बर्फ की एक विशाल चट्टान ट्रेन पर गिर पड़ी। ट्रेन पटरी से उतर गई और सारे डिब्बे बिखर गए। इस हादसे में ट्रेन के लगभग सारे लोग मर गए, सिर्फ टिमी और योना बच पाए। वे ट्रेन के मलबे से बाहर निकले और पहली बार धरती पर कदम रखा। दूर एक पहाड़ी पर उन्हें एक सफेद भालू दिखा। ये एक संकेत था कि धरती अब फिर से जीने योग्य हो गई है। बर्फ पिघल रही थी और जीवन वापस लौट रहा था। यहीं पर कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।